हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 10th का जियो का चैप्टर 2 और एक बार फिर हम लेके हाजिर हैं आपके साथ चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपने देख लिया होगा वीडियो, तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने ये जितने भी हेडिंग्स हैं लगभग कवर कर ली। इधर की ये अंडरलाइन कर लिया था हमने, हाईलाइट किए हैं। ये थी भारत में वनस्पति और प्राणी जात। उसके बाद सुभेद, वन की कटाई के क्या क्या कारण हैं, उनकी कारणों के बारे में हमने पढ़ा है। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे जो इस वीडियो में है। आगे पार्ट से हम पढ़ेंगे अपना, हमारी जो हेडिंग है आगे उस पर, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर की वीडियो। ओके, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो लिंक में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आप वहाँ जाके इसको फर्स्ट पार्ट वीडियो देख सकते हैं, या फिर चैनल पे भी अभी मिल जाएगी तुरंत, आप उसको देख सकते हैं। आपको कमेंट में कोई सी भी वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर की चाहिए, कोई सा भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो सीक्वेंस से नहीं, हम आपको पहले ही दे देंगे वीडियो, ठीक है। आप कमेंट में कोई सा भी आंसर चाहिए, वीडियो चाहिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी आगे की है हेडिंग, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? कह रहे हैं कि इनकी गति जो मतलब वनों की कटाई होने लगी है, वनों का ह्रास कमी होने लगी है, इसकी वजह से क्या है, इस पे संरक्षण के बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया है, ज़्यादा नोटिस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु हमें वन और वन्य जीवन संरक्षण करना ही क्यों ज़रूरी है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो बहुत से जीव जंतु रहते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम हमारा अच्छा डेवलप होता है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी पे डिपेंड होते ही हैं। तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। हमारे जीवन के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सब अच्छे से बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। और ये क्या है कि उनके जनन के लिए, उनकी जो स्पीसीज होती हैं उनको बचाने के लिए भी क्या संरक्षित करते हैं जंगल। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। हम जो पुराना समय का जो चला आ रहा था उसी पे अभी भी हम डिपेंड हैं। और जो जल का मतलब जो जीवन है, जो मतलब पानी पर डिपेंड रहते, तो मछली पालन या मछली मार के बेचना या उसके ही खाने पे वो डिपेंड रहते हैं। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने भारतीय राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। अब पूरे भारत में क्या है कि जो सुरक्षित जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनकी सूची भी प्रेजेंट की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानून, रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि प्रबल जोर दिया गया है। कह रहा है कि जो जीव बच गए हैं उनके शिकार के लिए, उनको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट के थ्रू, कानून के थ्रू इस पे क्या है कि जोर दिया गया है, ताकि ऐसा ना करें और इनकी आगे प्रजातियां बची रहें, आगे जो इनका जीवन चलता रहे। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने
राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन पशु विहार स्थापित किए हैं, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। कह रहे कि फिर इनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत से राष्ट्रीय वन उद्यान और जो पशु विहार, ये सारी चीज़ इन्होंने बनाई। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, ये अलग अलग मगरमच्छ हैं। इनकी भी सुरक्षा करने के लिए यहाँ देख सकते हैं सब। ये कांजीरंगा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन, ये एक तरफ हिरन है एक तरफ गैंडा है। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। इनकी मतलब सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, नियम दिए गए ताकि उनको कोई शिकार ना करे, उन्हें मारे नहीं, उनको एक सुरक्षा के अंदर रखा जाता है, जिससे उनकी जो स्पीसीज हैं बची रहें, मतलब उनकी जो जाति हैं वो बची रहें और ग्रोथ कर पाएँ, ताकि ये ख़त्म ना हो जाएं। आगे देखते हैं। बाघ परियोजना इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं। आप साथ के साथ पढ़ते हैं तो हाईलाइट भी कर लिया करिए, और उसको हो सके तो आप पढ़ने के बाद एक बार पहले तो इसको ऐसे वीडियो से पढ़ लीजिए, एक बार बुक से पढ़ के फिर उसके बाद नोट्स बनाया करिए। उसके बाद ये कभी भूलेगा नहीं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे से ये आपको लर्न होगा। वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, और 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की जनसंख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या के मुख्य कारण हैं। कह रहे जब उन्हें शिकार करने के लिए अन्य जानवर नहीं मिलेंगे, खाने को जंगल नहीं है, तो जंगल नहीं रहेगा तो वो रहेंगे कहाँ, उनके आवास छीन लिए गए हैं। और फिर जब जंगल नहीं है तो छोटे जानवर नहीं होंगे जिसका वो शिकार करके खाएं, तो इस तरह से वो भूखे भी धीरे धीरे मर गए। और कुछ को तो मतलब शिकार कर करके व्यापारों में, जैसे कि उनकी चमड़ी बिक जाती है और सारी चीज़, कोई 100 पीस में रख लेता, कोई कैसे, तो इसलिए भी मार दिया जाता है उन्हें। और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या में मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब उनके हड्डियों का भी उपयोग किया जाता था, उनके चमड़े का भी प्रयोग किया जाता है। परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन जीवन परियोजनाओं में से एक है। जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, टाइगरों की मतलब जो बाघ थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए की गई थी। ये बहुत बेहतरीन परियोजना थी और इसकी शुरुआत 1971 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसके उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जातियों को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं।
तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये जितने मतलब एरिया बताए गए हैं उत्तराखंड से लेके ये सारे रिजर्व इम्पॉर्टेंट है। ये इसको एक बार अलग से नोट्स में भी लिख लेना। आते हैं आगे। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इनके विभिन्न घटकों पर। कह रहे हैं कि जो ये परियोजना है जैव विविधताओं पर है, ना कि इनके घटकों पर संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। इनकी मतलब जो तरीके हैं अच्छे से अच्छे तरीके निकाले जा रहे हैं जिससे इनकी सुरक्षा की जाए, इन्हें बचाया जा सके। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। इसमें जो छोटे छोटे कीट हैं, मतलब छोटे जीव जंतु हैं, उनके भी लिए भी कीड़े मकोड़ों तक को संरक्षण की योजना दी जा रही है। वन जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों में भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। भारत व वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। कह रहे कि इनके बारे में और जानकारी करें और एक मानचित्र पर बताएं कि कौन सा पशु विहार कहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब कह रहे हैं इनके संसाधन के प्रकार कैसे हैं, वन्य और वन्य के जीव जो हैं संसाधन, उनके प्रकार और उनका वितरण किस प्रकार से किया गया, उस हिसाब से आगे दिया गया है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। कह रहा है कि अगर हम इनको वन्य जीवन संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगी इनका प्रबंधन करना। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रतिबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। कह रहा है कि अगर खुद स्वयं से अगर निजी तौर पे अगर वन रक्षण करना चाहे तो ये बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी तादाद में किसी का सुरक्षा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और इसीलिए ज़्यादातर इसकी देखभाल, इसकी सुरक्षा सरकार करती हैं या फिर कोई जो सरकार की संस्थाएं हैं उनके थ्रू इनकी होती है। इसी के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है वन। जैसे रक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं? देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो आरक्षित वन हैं उनको ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। जैसे घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ये घड़ियाल हैं, इनको भी बचाया जा रहा है। इनके लिए भी सुरक्षा प्रदान की, ये आरक्षित बना दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। और उसके बाद आता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। कह रहे हैं वन विभाग के हिसाब से जो देश का जो 1/3 वन का हिस्सा है वो रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। कह रहे हैं कि इनको अधिक नुकसान ना पहुंचे और इसलिए इन्हें सुरक्षा दी गई है, इन्हें बचाया गया है। अवर्गीकृत वन जैसे जो वर्गीकृत ना किया गया उनमें अन्य विभिन्न प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे जो बंजर भूमि हो गई सरकार के अंदर व्यक्तियों के और मतलब किसी निजी स्वामित्व में है तो उसको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी या कीमती लकड़ी कह सकते हैं, इमारती लकड़ी घर और बनाने में जो काम आती हैं, अन्य वन पदार्थों और जो जंगलों में से और पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके लिए और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। तो इसे भी अलग से हम कर लेते हैं। इनमें भी है आरक्षित वन।
जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। इसमें भी एक बड़ा अनुपात है रेशियो में, इसे भी वहाँ पे भी जो जंगल हैं उनको भी रक्षित रखा गया है। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। अब ये स्थानीय जो समुदाय हैं, संस्थाएं, उनके प्रबंधन में है गुजरात में और पूर्वोत्तर में। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। हम इस बात से अनजान हैं कि हमारे देश में जो कि कुछ जो मानव प्रजातियां हैं वो जंगल में भी रहती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। कुछ जगह तो ऐसा है कि मतलब जो समुदाय लोकल जहाँ के निवासी हैं वो राज्य सरकार के थ्रू, सरकारी कर्मचारियों के थ्रू मिल के क्या है कि वो अपने जो आवास स्थल हैं, जंगल हैं और सारी चीज़ें जहाँ पे हैं, वन हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आदिवासी अगर देखा जाए तो वो जंगलों में ही ज़्यादातर निवास करते हैं। अब जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो रहेंगे कहाँ, इसलिए वो जंगल भी क्या कर रहे हैं, आरक्षित क्षेत्र में है, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो सरकार भी उनमें उनकी मदद करती है, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और लंबे समय तक उसी के सहारे वो जीवित रह सकते हैं। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत वन में खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। अब यहाँ सरिस्का जो है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, राजस्थान में है। अब यहाँ के लोग उसकी वन में जो खनन की है, खुदाई की है, ये सारी चीज़ों पर रोक लगाते हैं उनके सरकार के साथ मिलकर। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीवन आवासों की रक्षा कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र में खुद ही लोग आगे बढ़ के, अगर सरकार वहाँ नहीं मदद करती है तब खुद ही आगे बढ़ के वो कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब कि सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मतलब सुरक्षा नहीं दी जा रही है, मतलब कोई हेल्प नहीं दी जा रही, फिर भी वो सुरक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी जिसके आपने नियम कानून बने हैं। अभी इनके जो कि मतलब इन्होंने क्या किया, राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकवा सेंचुरी घोषित कर दी जिसके अपने नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। अब इन्होंने अपनी, सरकार ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन इन्होंने अपने एकजुट होकर इन्होंने वहाँ 1200 हेक्टेयर भूमि को क्या किया, भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित करके उन्होंने उसे सुरक्षित किया है। बाहर के लोगों का आना जाना वहाँ वर्जित है और घुसपैठ मतलब अगर किसी भी तरह का अगर वहाँ करते हैं, जैसे राजस्थान में तुमने देखा था काले हिरण के चक्कर, चिंकारा हिरण के चक्कर में सलमान खान को जेल भी हुई थी। यही वजह है, वहाँ पे वो बैन था, तो इसीलिए बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी बैन करके रखा है वहाँ पे। तो आगे चलते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति हैं। प्राकृतिक की पूजा सदियों पुरानी जनजातियां विश्वास है, जिसका आधार प्राकृतिक के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचा रखा है। कहना है कि मतलब उनके मूल रूप से और भी अच्छे तरीके से उसे अभी भी बचा के रखा है। जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोगों की घुसते हैं और ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। अब वो ऐसी जगह में वो ना ही खुद जाते हैं और ना ही किसी को जाने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, कह रहे कि वो समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से इनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और स्थल जनजातीय महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। जो छोटा नागपुर है, ये अगर आपने देखा होगा महुआ वगैरह की, तो वे पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं।
इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से उतर जाती हैं तो फिर कई बार एग्जामों में पूछता है तो फिर याद नहीं आता कि ऐसा भी कुछ दिया था बुक में। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की को पवित्र मानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पीपल की पूजा की जाती है, ठीक है, बरगद और पीपल की पूजा की जाती है ना। तो इसी तरह से वो भी पेड़ों की पूजा इसीलिए की जाती है ताकि उन्हें बचाया जा सके। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्राकृतिक और उनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। कह रहे कि ज़्यादातर मंदिरों के पास आप अक्सर ही देखोगे कि बंदर और लंगूर मिल ही जाते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनका नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यही है चिंकारा हिरन जो अभी बता रहे थे आपको कि सलमान खान ने इसे मार दिया था और इसी के ऊपर उनमें केस हो गया था। ये देखो आसपास देखा, ये बहुत से जगह जाते हैं तो कहते हैं कि बंदर दिखते हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी हैं, तो यहाँ के पहरेदार हैं, सेवा करते हैं, ये सब मतलब चौकीदारी करते हैं, कहते हैं ना, सब जाते हैं तो सब खिलाते हैं। चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे और भी जगह जाओ, तो बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे मिलते हैं तो उन्हें सब लोग खाना देते हैं खाने के लिए, तो वो उसी के सारे पल रहे होते हैं। आगे चलते हैं हम। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, मिलके उनका उपयोग करके और सामुदायिक जो वनीकरण को अभियान को सफल करके दिखाया। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गए। धीरे धीरे जब यहाँ पे ये चिपको आंदोलन चला तो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। सबने वनों की सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए। टिहरी में किसान का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य ने दिखाया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन किया जा सकता। मतलब उन्होंने जो टिहरी एरिया है बीज बचाओ आंदोलन के हिसाब से नवदान्य में जो उन्होंने दिखाया है कि हम जो केमिकली जो हमारी जो आती हैं रासायनिक उर्वरक आती हैं जो जैसे यूरिया वगैरह, पोटास, ये सब आती हैं, इनके अलावा हम खाद गोबर से जो घर की कंपोस्ट तैयार की जाती है उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी खेती कर सकते हैं जिसमें अच्छी इनकम आ सकती है। भारत में प्रयुक्त संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। अब ओडिशा में 1988 में पहला प्रस्ताव पास हुआ था कि वन संरक्षण के लिए। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर स्थायी संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अब इसमें गांव के लोग और वन विभाग के लोग मिलकर काम करते हैं जिससे वनों की सुरक्षा की जाती है। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं, जैसे कि जो महत्वपूर्ण लकड़ियाँ नहीं होती है, विशेष लकड़ियाँ नहीं होती, वो अपने काम के लिए उन्हें मिल जाता है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो लकड़ियाँ हो गई और भी चीज़ें जो उसमें से निकलते हैं जैसे शहद वहद, ये सब इनके काम में मिल जाता है इन्हें मजदूरी के तौर पर। तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। अब जो अच्छी लकड़ियाँ होती हैं जो बिकती हैं अगर वहाँ से, तो उसमें से भी जो लाभ होता है उसके भी ये हिस्सेदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की
क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। कह रहे इससे हमें सीख मिलती है कि हर जगह जो कि हर समुदाय को स्थानीय अपने क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल होना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। कह रहे स्थानीय लोग इसमें फैसला लेने में भी बहुत पीछे हैं। अतः वे ही विकास क्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। कह रहे हैं कि मतलब वही क्रिया जो है कि विकास क्रिया मानी जानी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, मानव हितैषी हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से सक्सेस तो हो, लेकिन क्या हो कि सबके साथ इको हो। पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और दयापूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषणीय के लिए कोई मांग नहीं करता और दयाशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। जैसा कि देखा है कि अगर कोई पेड़ काटने जाता है तो वो भी उसी की छाया में खड़ा होकर काटता है। ये गौतम बुद्ध ने कहा था, तो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक, ओके। तो यही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको अगर और भी कोई चैप्टर की चाहिए वीडियो या कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।